हेलो एंड वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट क्लासेस। आज मैं फिर से यहाँ पर हूँ आपके साथ इंग्लिश पीजीटी एंड टीजीटी कोर्स पढ़ाने के लिए। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि पोइट्री कितने तरह की होती है और कैसे उत्पत्ति हुई पोइट्री की, किस तरह से पोइट्री आई दुनिया में। यहाँ पे मैंने एक रिवीजन के लिए आपके लिखा हुआ है कि नैरेटिव होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, लिरिकल होती है पोइट्री। आज हम लोग ड्रामा और प्रोज दोनों चीज कवर करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ड्रामा कितने टाइप्स का होता है, ड्रामा का मतलब क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं टाइप्स के। और एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर लिटरेचर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस हमारे पास प्रोज है आज। प्रोज का मतलब क्या होता है, कहाँ से आया, पहली बार किसने यूज किया था, एंड इसमें भी प्रोज में भी फिक्शन नॉन फिक्शन कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू दिस। ओके, आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे मैंने एक एस्टेरिस्क बनाकर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं ये चौसर लिखा हुआ है, यहाँ पर शेक्सपियर लिखा हुआ है और इस साइड मैंने प्रोज के नीचे टिंडेल लिखा हुआ है। ओके, तो मैंने ये बेसिकली एस्टेरिस्क इसके लिए बनाया है ताकि आप इसे नोट कर सकें और ये जान सकें, याद रख सकें कि पोइट्री का फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर को बोला जाता है, जॉफ्री चौसर, जिनका जन्म 1340 के करीब हुआ था। किसी को एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, बट ही डाइड ऑन द 25th of October एंड ये पता है लोगों को। वेस्टमिंस्टर एबी में उनका पहली पोएट है जिनका पोएट्स कॉर्नर में जिनका ग्रेव है, जिनका वहाँ पे उनका टूमस्टोन है। तो ये चौसर के बारे में। बाकी ड्रामा और प्रोज हम आज पढ़ेंगे। और लेट्स गेट इनटू दिस। पहले एक हल्का सा नजर देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं ड्रामा। तो ड्रामा कैन बी डिवाइडेड बेसिकली, ड्रामा वैसे तो कई टाइप्स के हो सकते हैं, बट बेसिक डिवीजन जो किया गया है, जो हमारे कोर्स में भी हमें पढ़ना है, उसका बेसिक डिवीजन हमने कैसे किया है, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी एंड मेलोड्रामा में। ओके, ये नीचे मैंने यहाँ पे शेक्सपियर लिखा हुआ है क्योंकि इंग्लिश थिएटर में, इंग्लिश ड्रामा में शेक्सपियर को फादर ऑफ ड्रामा बोला जाता है। ओके, तो ये शेक्सपियर को ड्रामा का फादर बोला जाता है। एंड ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी एंड मेलोड्रामा आर the types of drama that are there, the basic types you need to study. Otherwise types तो और भी होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, और नए नए genres डेवलप होते रहते हैं, तो you never know कि किस तरह का आपको, मतलब आप किस तरह का ड्रामा लिख सकते हैं, कितने और तरीके हो सकते हैं, बट बेसिक 4 टाइप्स होते हैं which you should know. ओके, नेक्स्ट हम लोग प्रोज पे आते हैं। प्रोज हमारा नॉन फिक्शनल होता है और फिक्शनल। ये 2 बेसिक टाइप्स हैं प्रोज के। ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमेशा स्टडी करते वक्त, बिकॉज हेरोइक प्रोज एंड प्रोज पोएट्री ये दोनों उतना कॉमन नहीं है। लाइक एग्जैक्टली अगर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, अगर किए जाते हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली नॉन फिक्शनल फिक्शनल पे ज्यादा फोकस होगा। हेरोइक प्रोज एंड प्रोज पोएट्री पे थोड़ा सा कम फोकस होगा। एंड प्रोज का फादर विलियम टिंडेल को बोला जाता है, जो कि रेफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के बहुत बड़े एक फिगर थे, एक लिटरेरी फिगर थे। इनका नाम इसलिए बहुत ज्यादा लिया जाता है बिकॉज इन्होंने बाइबल को इंग्लिश में, जो वर्नाकुलर थी, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा को वर्नाकुलर कहा जाता है, उन्होंने बाइबल को हिब्रू से उठाकर वर्नाकुलर में कन्वर्ट किया था, हमारी बोलचाल की इंग्लिश की भाषा में कन्वर्ट किया था, जिस वजह से इनको फादर ऑफ प्रोज कहा जाता है। ओके, अच्छा, मैंने शेक्सपियर के बारे में नहीं बताया। शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा इसलिए बोला जाता है क्योंकि शेक्सपियर से पहले जो भी ड्रामा था वो एक बहुत ही उसमें ऑब्वियसली इनके प्रेडिसेसर्स थे जो जिनके काम पे बेस करके इन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया, और इनकी खुद की जो खोज थी वो ये थी कि इतना ज्यादा इंट्रिकेट और मतलब इतनी अच्छी इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स यूज करना शुरू किया अपने ड्रामा में, अपने डायलॉग्स के लिए, which was a new thing, an invention in drama. Okay, so let's move forward. ये हमारे टाइप्स ऑफ ड्रामा है। हम ट्रेजेडी अगर पढ़ रहे हैं तो
तो ट्रेजेडी का मतलब क्या समझते हैं? जैसे कहते हैं ना, अरे हमारे साथ तो बहुत ट्रेजेडी हो गई, तो ट्रेजेडी का क्या मतलब होता है? ट्रेजेडी मतलब कुछ बुरी घटना, कुछ ऐसा जो अप्रिय हो, कुछ ऐसा जो बहुत अच्छी चीज ना हो हमारे साथ हो गई है। तो ट्रेजेडी ड्रामा, जब हम ड्रामा में बात करते हैं, लिटरली उसमें ट्रेजेडी की बात करते हैं, तो ट्रेजेडी मतलब क्या होता है? ट्रेजेडी एक ऐसी चीज जिससे दुख उत्पन्न हो, एक ऐसा फियर, एक ऐसा एक्ट, एक बेसिकली ड्रामा का मतलब क्या होता है? ड्रामा मतलब होता है एक्ट या डीड। इसको ग्रीक में एक्ट या डीड, ड्रामा जिस वर्ड से लिया गया उसका मतलब होता है, इंग्लिश उसका मतलब होता है एक्ट या फिर डीड। तो अगर हम एक्ट या डीड कह रहे हैं, और बेसिकली ये हमने किससे लिया है? ये एरिस्टोटल के पोएटिक्स से लिया गया, जो कि अर्लीस्ट हमारे पास रिकॉर्ड है कि ड्रामेटिक थ्योरी कहाँ से डेवलप हुई, किसने डेवलप करी। तो हम ये बता सकते हैं कि एरिस्टोटल, आप इनका नाम याद रखिए, हिंदी में आप इनको अरस्तु के नाम से जानते होंगे, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स नाम के काम में क्या दिया था? ड्रामेटिक थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानना कि किसने ड्रामा को कब, क्या चीज, मतलब ड्रामा आया कहाँ से, या पहली बार कब, उसका रिटन रिकॉर्ड कहाँ पर है कि ड्रामा क्या होता है। तो हमें भी ये याद रखना होगा कि एरिस्टोटल ने पहला, उनका जो पोएटिक्स नाम का एक ग्रंथ था जो 335 बीसी के अराउंड लिखा गया है, उसमें उन्होंने पहली ड्रामेटिक थ्योरी दी थी। इट वाज द फर्स्ट वर्क ऑफ ड्रामेटिक थ्योरी एवर। तो ये बात हमें इंपॉर्टेंट है और ये हमें याद रखनी है। दिस वाज समवेयर अराउंड 335 बीसी। ओके, सो ये याद रखने की चीज है हमारे। ऑल राइट, तो हमने क्योंकि अब ये कवर कर लिया है कि ड्रामा आया कहाँ से है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड ड्रामा का मतलब क्या होता है? जब हम ड्रामा सुनते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, क्या हो रहा है? ड्रामा का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसी चीज, एक एरिस्टोटल के शब्दों में बोला जाए तो ऐसी पोएट्री या ऐसी पोएटिक रचना जो लोगों के सामने, किसी ऑडियंस के सामने जिसको परफॉर्म किया जाए, जिसको डायलॉग्स के फॉर्म में दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर हो रही है, उसमें इमोशनल एलिमेंट्स भी हैं और उसमें ऑब्वियसली ड्रामेटिक एलिमेंट्स मतलब ऐसी चीजें हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखा रहे हैं। दो लोगों के बीच में जब इस तरह स्ट्रॉन्ग इमोशंस का एक्सचेंज होता है तो उसको ड्रामेटिक बोला जाता है। और ये जो भी है, जो कुछ भी है, ये एक ऑडियंस के सामने, एक थिएटर में वहाँ पे दिखाया जा रहा है। थिएटर के भी बहुत टाइप्स हो रहे हैं। जब आप कभी अगर इस चीज़ में लाइक अगर आपकी इसमें आपको कभी मास्टरी करनी हो या कभी इस पे ज़्यादा आपको नॉलेज गेन करने का मन हो तो आप जानेंगे, आपको पता चलेगा, अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो ये पता चलेगा कि थिएटर के भी कई टाइप्स रहे। सबसे फेमस टाइप प्रोसेनियम थिएटर होता है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए। बट लाइक दिस वाज द बेसिक थिंग कि ड्रामा वो पोएट्री है या उस तरह की लिटरेरी संरचना है जिसको एक ऑडियंस के सामने, एक थिएटर में यूजुअली परफॉर्म किया जाता है। उसको दो या दो से ज्यादा लोग परफॉर्म करते हैं या फिर कभी कभी सिंगल कैरेक्टर के भी ड्रामा लिखे गए हैं। ये अलग तरह के ड्रामा होते हैं। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स जंप इनटू दिस एंड सी कि कितने टाइप्स के होते हैं ड्रामा एंड उनका क्या मतलब होता है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या होता है? ट्रेजेडी एक ऐसा ड्रामा है जिसमें आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो कैसे इमोशंस आ रहे हैं कि दुख के इमोशंस हैं, जो हीरो है उस पे पिटी के इमोशंस आते हैं। अब मैं अगर आपसे नाम लूं तो मैकबेथ की अगर आप बात करें तो मैकबेथ में आप देखेंगे कि एक और मैकबेथ का अगर हम देखें कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्टाइल क्या है, तो आप ये जान पाएंगे उसका स्ट्रक्चर या उसका प्लॉट देखकर कि ये एरिस्टोटल ने जो पोएटिक्स में डिफाइन किया था कि किस तरह की ट्रेजेडी होनी चाहिए, उन्होंने ट्रेजेडी भी डिफाइन करी है बाय द वे। ट्रेजेडी कैसी होनी चाहिए? उसमें एक इंसान होगा जो कि बहुत
अव्वल दर्जे का हीरो होगा। हीरो का क्या मतलब होता है? एक ऐसा इंसान जो सुपर नेचुरली गिफ्टेड है। ठीक, सुपर नेचुरली गिफ्टेड होने का मतलब उसको भगवान ने कुछ ऊपरी दैवी शक्तियां मिली हुई हैं पहले से, तो अब वो दैवी शक्तियों का वो प्रयोग करके, और वो अच्छा इंसान है, वो नॉर्मल इंसानों से ऊपर उठा हुआ इंसान है, लेकिन उसके अंदर भी ऐसी कुछ खामियां हैं, या अगर उसके अंदर नहीं खामियां हैं तो उसके आसपास कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसकी किसी एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में उसको बाधा कर रहा है। तो अब ये ट्रेजेडी किसी भी तरह का आपको बाधा मिलेगी। जब हम ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे तो हम कितने भी मॉडर्न उसमें आ जाए, अगर हम किसी ट्रैजिक फिल्म या किसी ट्रैजिक प्ले की बात करें, अगर इधर किसी ने प्ले देखा हो या किसी प्ले को लिखा गया हो, अगर हम ट्रेजेडी की बात करेंगे तो ऐसे इमोशन होंगे जहाँ पे हमें दया आएगी उस पर, क्योंकि इतना अच्छा इंसान है और हम देख रहे हैं कि उसको जो है प्रॉब्लम्स ही आ रहे हैं, तो ये हमारा ट्रेजेडी के अंदर क्वालिफाई करेगा। ट्रेजेडी के एग्जाम्पल्स अगर मैं दूं तो मैंने मैकबेथ की बात करी, शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज लिखी हुई है, काफी सारी ट्रेजेडीज हैं उनके प्लेस, ट्रेजेडीज, हिस्ट्रीज, कॉमेडीज, इन सब में डिवाइड किए जाते हैं। उनके 4 ग्रेट ट्रेजेडीज मानी जाती हैं, जिनमें मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट जिसका नाम सबने सुना होगा, जूलियस सीजर, एंड there was one more I will remember and tell you. There is Macbeth, then there is Romeo and Juliet, then there is Julius Caesar, and then there is one more which, if you have not guessed yet, it is Hamlet. Hamlet is one of his greatest tragedies that has been written, and इसके dialogues इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा popular हैं कि you should read it. Macbeth, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर एंड हैमलेट, ये सब शेक्सपियर के एग्जाम्पल्स हैं। आपको क्रिस्टोफर मार्लो का भी एग्जाम्पल मिलेगा जो कि प्रेडिसेसर थे एक तरह से, या उनके कंटेम्प्रेरी थे, एंड उनका डॉक्टर फॉस्टस का जो उनका प्ले है डॉक्टर फॉस्टस नाम से, वो प्ले भी काफी ज्यादा, अगर ये तो शेक्सपियर के एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ देयर इज डॉक्टर फॉस्टस, बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ओके, तो ये अगर आपने कभी प्लेस पढ़ने, फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू द स्टोरी ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ में क्या था? मैकबेथ में वो जो हीरो रहता है वो एक नॉर्मल इंसान, आपको लगेगा कि हाँ ये तो नॉर्मल इंसान ही है, इसमें वैसे क्या खूबियां, कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं थी, पर थी। कैसे? किसी भी इंसान को अगर किसी को विच दिखाई पड़ रही है तो वो सुपर नेचुरल माना जाएगा, वो नॉर्मल चीज नहीं है। आपको हर रोज आप चल रहे हैं कहीं पे, तो ऐसा नहीं होता कि आप कहीं पे जाएं और आपको विचेस आपने बुला ली और आपको विचेस दिखने लगेंगी, या आप कहीं पे जा रहे हैं अचानक खंडहर में तो विचेस आपको आके बताएंगी कि अरे नहीं, आपके तो भविष्य में बहुत अच्छा ऐसा ऐसा लिखा है, आपके बच्चे, आपके पोते और उनके भी, मतलब बहुत से लोग आपकी लाइन में आगे जितने भी बच्चे होंगे वो बनेंगे, बहुत बड़े राजा बनेंगे। तो ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन मैकबेथ में ऐसा हुआ। और मैकबेथ में सबसे बड़ी खामी क्या थी? वो कहीं बाहर से ज्यादा उसके अंदर थी। उसको ये लगा कि वो किंग बन सकता है, और इसके लिए उसने किंग डंकन का मर्डर कर दिया अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ के साथ मिलकर। अब लेडी मैकबेथ होके और किंग बन गया मैकबेथ, किंग डंकन को मार के। उसके बच्चे वहां से, किंग डंकन के बच्चे वहां से भाग गए, बेटे उनके दोनों। अब इस तरह से करते किसी तरह मैकबेथ एंड में आपको लगेगा कि वो तो किंग बन गया, अब तो जैसा वो चाहेगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। किंग बनने के बाद से ही मैकबेथ को कितनी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। उसने मैकडफ की फैमिली को, पूरी फैमिली को मरवा डाला। मैकडफ भाग गए थे बट मैकडफ की फैमिली मर गई। इसी तरह ब्रूटस को भी मार डाला। ब्रूटस के बच्चे का जो लड़का था वो बच गया, पर अंत में क्या हुआ? मैकबेथ को भी मैकडफ ने मार डाला और लेडी मैकबेथ पागल होके मर गई।
तो ये ट्रेजेडी है। मतलब आप देखते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत अच्छा है, जिसको राजा बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है, जिसको मतलब ये कि हर बार उनको प्राइजेस मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बैटल्स जीत के आ रहे हैं, राजा के लिए टेरिटरीज कॉन्कर कर रहे हैं। और उसके बाद पता चलता है कि उसने राजा को ही मार डाला, और राजा को मारने के बाद वो खुद भी नहीं ठीक से राज कर पाया क्योंकि वो खुद भी मर गया। तो ये ट्रेजेडी है जहां पे आप देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा इंसान वो अपने ही कमियों की वजह, किसी भी कमी की वजह से वो मारा जाता है या उसके साथ बुरा होता है। और उसमें फिर आप ऑब्वियसली आप ये सोच रहे हैं कि अब ये इंसान में ही कमी थी तो ये बुरा कैसे होगा, पर ये दुखद तो है अंत कि ये अच्छा तो नहीं हुआ, उस इंसान के लिए तो नहीं अच्छा हुआ। तो ट्रेजेडी इस सेंस में आती है, जब आप देख रहे हो उसको या जब आप वो प्ले परफॉर्म होते हुए देख रहे हो तो आपके मन में ये हो कि मतलब इसके लिए हमें दुख हो रहा है कि ये इंसान इतना अच्छा इंसान था, ये दूसरे तरीके से एक्ट करता है, ये दूसरे तरीके से दूसरे डिसीजंस होते हैं इसके, आज इसकी लाइफ ज्यादा अच्छी होती। ट्रेजेडी का बेसिक मतलब ये है। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम लोग कॉमेडी की। कॉमेडी एकदम फर्क चीज है। जैसे अगर ट्रेजेडी ऐसे है तो कॉमेडी एकदम ऐसे है, ठीक। अब कॉमेडी क्या चीज है? कॉमेडी में आपको कॉमेडी पता है 9 टाइप्स की होती है। कॉमेडी सटायर के थ्रू आ सकती है, सार्काज्म के थ्रू आ सकती है, कॉमेडी फास्ट कॉमेडी हो सकती है, और भी बहुत टाइप की कॉमेडी है। 9 टाइप्स तो बेसिक मैंने पढ़े हैं कि 9 टाइप्स की कॉमेडी हो सकती है। अब इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शेक्सपियर का एग्जाम्पल दूं आपको, तो शेक्सपियर के एग्जाम्पल में इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास जो मुझे अभी याद आ रहा है वो ट्वेल्थ नाइट का है। ओके, तो कॉमेडी का मतलब अगर आपने ट्वेल्थ नाइट पढ़ी हो तो आपको आइडिया होगा कि मैं या मच अडू अबाउट नथिंग, उसमें भी काफी कॉमिक वो है। कॉमेडी का मतलब इसे देखकर आपको या तो हंसी आ जाए या तो आपको जैसे ट्रेजेडी में क्या होता है, आपको अंत में दुख मिलता है। आप देखते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ। लाइक जिस इंसान को, जैसे मैकबेथ का जो टाइटल है वो मैकबेथ पे है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा, जिसको हमने शुरुआत में हीरो की तरह देखा था, वो बाद में उसका कैसा अंत हुआ, बहुत खराब हुआ। तो उस हिसाब से वो ट्रेजेडी बन गया। पर कॉमेडी में हम ये देखते हैं कि अगर शुरुआत में कुछ चीज खराब हो भी रही है तो अंत तक जाते जाते उसकी हैप्पी एंडिंग होती है, उसकी एंडिंग बुरी नहीं होती, उसमें दुख नहीं होता एंडिंग में। यूजुअली दुख नहीं होता। कॉमेडी में दुख हो सकता है एंड में, लेकिन उसमें फिर शुरुआत में आपको कुछ अच्छा कॉमिक रखना होगा। कॉमिक मतलब सिर्फ हिलेरियस नहीं होता है, हिलेरियस मतलब ऐसी चीज जो आपको हंसा दे, जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। कॉमेडी मतलब सिंपल चीज भी हो सकती है जो आपको खुशी दे अंदर से। जैसे ट्रेजेडी आपको अंदर से दुखी कर सकती है कि अरे ये तो खराब हुआ इस इंसान के साथ, ये शायद ऐसे करता तो अच्छा होता। बट कॉमेडी में अब ये नहीं सोचते कि ऐसे करता तो हाँ ऐसे बच जाता, भले ही वो किसी दूसरे के एक्सपेंस पे हो। मतलब एक्सपेंस मतलब कैसे, अगर कोई इंसान गिरता है तो हमें हंसी आती, और खास तौर से अगर वो केले के छिलके पे पैर रखकर गिरा हो तब तो जरूर हंसी आती है ना। तो अगर कॉमेडी की बात करें, कॉमेडी वैसी चीज भी है। कॉमेडी ये भी है कि हम देख रहे हैं कि हाँ उसको जो है उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, ये भी कॉमेडी है। हम अगर किसी के घर का सीन देख रहे हैं किसी प्ले में और ये दिखाया जा रहा है कि हाँ जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सब खुश हैं और सब आपस में शेयर कर रहे हैं चीजें, तो ये भी कॉमेडी ही माना जाएगा, जबकि बहुत ही सटल कॉमेडी है ये, या ये कॉमेडी एग्जैक्टली कॉमेडी नहीं है, ये ड्रामा ही है, बट ये खुशी देती है हमें, तो वो कॉमेडी है। ऑलराइट, ओके। तो इसका हमें एग्जाम्पल अगर हम ले तो हम इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं द कॉमेडी ऑफ एरर्स भी इसके एग्जाम्पल में आएगा, लेकिन वो फार्सिकल कॉमेडी में आएगा, फार्स में आएगा। वो मेन कॉमेडी मतलब ऑब्वियसली कॉमेडी के 9 पार्ट्स होते हैं, 9 टाइप्स होते हैं, तो किसी में भी आ सकता है। बट बेसिकली अगर हम कॉमेडी की बात कर रहे हैं तो फार्स कॉमेडी भी हमें जाननी चाहिए, बिकॉज फार्स कॉमेडी बहुत ज़्यादा हद तक ये पसंद की जाती है और ये बहुत पॉपुलर भी है। फार्स का मतलब क्या होता है, फार्स कॉमेडी वो कॉमेडी होती है जिसमें आप देखते हैं कि अच्छा बहुत ऑब्वियस सी चीजें जो कॉमेडी बन सकी हैं, जैसे मैंने बताया कि किले के छिलके पे पैर रखकर गिर जाने से भी वो कॉमेडी होती है, ठीक।
तो ये भी कॉमेडी, ये फार्स कॉमेडी में आ जाता है। जो आपको पता है, अब कोई लड़का लड़की का कपड़ा पहनकर आ रहा है और वो ऐसी हरकतें कर रहा है कि बिल्कुल नहीं मैं तो लड़की ही हूँ, जबकि वो जानता है कि वो लड़का है, पर वो लड़की बन के आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ इससे जो है अगर उनकी शादी हो गई तो उनको दिक्कत होगी। तो ये जो कॉमेडी ऑफ एरर्स में आपने देखा, या हाँ ट्वेल्थ नाइट में भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फार्स कॉमेडी में इन्वॉल्व होती हैं, जो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें हैं जिससे आपको हंसी आ ही जाएगी, वो आप रोक नहीं सकते अपनी हंसी। एनीवे, तो कॉमेडी का एग्जाम्पल अगर हम दें तो मच अडो अबाउट नथिंग बोला था मैंने, दैट इज वन ऑफ योर एग्जाम्पल्स। मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, ये वाला था। ठीक है, ये हमारा कॉमेडी में आएगा। अब हम जब इन दोनों को मिला देते हैं, ट्रेजेडी और कॉमेडी को, तो वो बन जाती है ट्रेजिक कॉमेडी। इसको हम साथ में भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी सी है और यहाँ पर भी सी है, तो हम इसको साथ में मिला के ट्रेजिक कॉमेडी भी कहते हैं। ओके, ट्रेजिक कॉमेडी में क्या होता है? ट्रेजिक कॉमेडी वो जॉनरा है, कॉमेडी वो जॉनरा है ड्रामा का जिसमें आपको ट्रेजेडी दिखती है, और बट उस ट्रेजेडी में भी कुछ कॉमिक एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपने कभी टीवी सिटकॉम देखा हो, फ्रेंड्स देखा हो, तो यू वुड नो कि ट्रेजिक कॉमेडी कैसी कॉमेडी होती है। ऑलराइट, जहाँ पे आपको पता है कि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जहाँ बहुत ग्रिम चीजें हो रही हैं, सब है, बट एक अंडरटोन ऑफ हैप्पीनेस रहता है। मतलब चीजें खराब चल रही हैं, बहुत इस तरह का भी है कि बहुत खुशी नहीं मना सकते, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक संतोष वाली फीलिंग है, एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है, तो ये भी ट्रेजिक कॉमेडी में आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा है मेलोड्रामा। इसका अच्छा एग्जाम्पल ट्रेजिक कॉमेडी का हम दे सकते हैं द टेम्पेस्ट से। द टेम्पेस्ट हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल है फॉर ट्रेजिक कॉमेडी, कि उसमें शुरुआत में काफी खराब हुआ और अंत में जाके ये काफी अच्छा हो गया कि जहाँ पे वो लोग सब मिल गए एक दूसरे से। और तो ट्रेजिक कॉमेडी शुरुआत में इनका काफी ट्रेजेडी रहेगी, काफी खराब सिचुएशंस भी रहेंगी, बट आपके अंदर होप है और प्लस लास्ट में हैप्पी एंडिंग होगी। यूजुअली इसमें हैप्पी एंडिंग होती है। अदरवाइज अगर हैप्पी एंडिंग नहीं है तो एक नीचे एक आप देख रहे हैं कि ऊपर से तो दुख है ही, पर एक नीचे एक संतोष वाली फीलिंग है कि हाँ ठीक है इतना दुख है, बट फिर भी एक जैसे अगर हम बात करें हिंदी में तो हामिद की कहानी जो है, वो कहानी भी जब हामिद चिमटा लेकर आता है तो वो हम देखते हैं कि उसमें ट्रेजेडी है, काफी ट्रेजेडी है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि उसमें कॉमेडी भी है, उसमें ये एलिमेंट भी है कि हाँ एटलीस्ट ये बच्चा अपनी दादी की इतनी केयर कर रहा है। अदरवाइज वो बहुत ट्रेजिक हो जाता है, जहाँ पे हमें पूरे टाइम केवल ये दिखाई देता है कि अरे कोई यहाँ पे मतलब इनको पैसा नहीं है, इनके पास बहुत गरीब है ये वो। एनीवे, मेलोड्रामा की बात करते हैं। मेलोड्रामा हम बहुत यूजुअल, बहुत ही कॉमन टाइप का ड्रामा जॉनरा है जिसमें एक हीरोइन होती है, एक हीरो होता है और एक विलन होता है। यूजुअली यही होता है। हीरोइन वो फेमिनिन सी हीरोइन होती है जिनको ज़्यादातर इन्हें डैम्सेल इन डिस्ट्रेस बोला जाता है। इस ट्रोप पे, इस जॉनरा पे अभी भी पोएम्स भी लिखी जाती हैं, इस पे मूवीज भी बनती हैं। डैम्सेल इन डिस्ट्रेस वो ऐसी हीरोइंस को कहा जाता है जो ऐसे अपना को पोर्ट्रे करती है कि अरे मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, और फिर हीरो आता है उन्हें बचाता है। और किससे बचाता है? एक ऐसी सिचुएशन या ऐसा इंसान, दो विलेंस हो सकते हैं। या तो ऐसी सिचुएशन होगी कि वो जिस सिचुएशन में फंसी हुई हैं बहुत या तो गरीब हैं
या तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे ऐसे लोगों से घिरी जो उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, जो मतलब परेशान कर रहे हैं उनको, तो एक हीरो आएगा जो उनको ऐसी सिचुएशन से बताएगा। दूसरा ऐसे एक इंसान ऐसा कोई होगा जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। ये 90s की फिल्म में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है ये ट्रोप। तो ये ऐसा इंसान है जो बहुत परेशान कर रहा है हमारी हीरोइन को, तो ये जब विलेन परेशान करेगा हीरोइन को तो हीरो ने बचाएगा। ये वाला पार्ट, ये इस तरह के जो ड्रामा होता है ये मेलो ड्रामा के अंडर आता है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो इसका एग्जाम्पल होगा जॉन जॉक्स रोसू का पिग्मेलियन, ये प्ले का नाम है। इनका पिग्मेलियन जॉन जॉक्स रोसू का पिग्मेलियन नाम का प्ले है, जिसमें मेलोड्रामेटिक एलिमेंट बहुत खुल के सामने आया है कि जहाँ पे एक हीरोइन है, फिर एक हीरो है, और हीरो जो है हीरोइन को विलेन से बचा रहे हैं। उनकी सिचुएशन ऐसी है जो कि बहुत ही खराब है हीरोइन की, तो हीरो आके वो एकदम बिल्कुल कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त कराऊंगा करके, और वो हीरोइन को बचा ले जा रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ तक हमने जो मेलोड्रामा आपको बताया था कि 4 जो है इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं ड्रामा के, यहाँ तक वो तो फिनिश हो गए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेलेट और म्यूजिकल। प्लेलेट क्या होता है? ऐसे प्लेस जो एक ही एक्ट के होते हैं। जैसे अगर आप शेक्सपियर में देखें तो मैकबेथ कई एक्ट्स का है, 5 एक्ट्स का है मैकबेथ, ठीक। इसमें हर एक्ट में कई सीन होते हैं। सीन का मतलब क्या होता है? जहां पे आपने एक किसी टाइम से या एक किसी प्लेस पे आपने उस सीन को खोला या उस एक्ट को खोला, और उसके बाद जब जगह चेंज हो रही है तो आप फिर सेकंड सीन पे जा रहे हैं, पर एक्ट एक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसको आगे समझा जाएगा कि एक्ट्स क्यों बदले जाते हैं, कब बदले जाते हैं, राइट। तो इसको लेट्स टेक इट टुवर्ड्स द एंड, एंड अभी हम लोग प्लेलेट की बात करते हैं जहां पे हमें सिंगल एक्ट का प्ले होता है। सिंगल एक्ट का प्ले आप अगर एग्जाम्पल कभी देखना चाहें तो क्रैप्स लास्ट टेप देख सकते हैं। ये सैमुअल बेकेट का है प्ले, और क्रैप्स लास्ट स्टेप में हम देखते हैं कि वो एक इंसान है जिसने अपने हर बर्थडे पे एक टिप मतलब रिकॉर्ड किया हुआ है अपनी आवाज में। वो रिकॉर्ड करता है उसके खुद के थॉट्स की, हर बर्थडे पे उसको क्या चीजें पसंद आई हैं या क्या चीजें फिलोसॉफिकली उसको मूव कर पाई हैं, या किसी भी तरह से कोई भी चीज जो उसके दिल को छुई है उसको वो एक टेप में रिकॉर्ड करता है। और हम देखते हैं वो कई सालों से यही काम करता जा रहा है। वो बुजुर्ग हो चुका है और उसके पास टेप्स की पूरी लाइब्रेरी है। पूरा का पूरा प्ले सिर्फ एक एक्ट का है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। ये एब्सर्ड थिएटर से आता है, और इसके बेसिकली आपको ये दिखाया जा रहा है कि पूरी लाइफ का या पूरे एग्जिस्टेंस का एब्सर्डिटी क्या है, उसकी कितना मीनिंगलेस है, कितना उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपकी लाइफ है और वो चलती जा रही है। तो क्रैप्स लास्ट स्टेप काफी अच्छा एग्जांपल है प्लेलेट का, जहाँ पे सिर्फ एक कमरे में एब्सर्ड थिएटर में अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर प्लेज इसी तरह के, चाहे सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो है, चाहे इनका क्रैप्स लास्ट स्टेप है, तो इसमें ये दिखा एक कमरे में या 2 कमरे में पूरा प्ले सीमित होता है, और एक्टर्स या जो भी इसमें कैरेक्टर्स है उनके पास कोई पार्ट नहीं होता। वो एक स्टोरी लाइन, एक प्लॉट पे काम नहीं कर रहे होते। वो बस जैसे एक सर्कल बना दीजिए आप, और उस सर्कल में वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और वो घूमते जा रहे हैं, उनके पास और कुछ नहीं, ठीक, सिर्फ घूमते ही जा रहे हैं। तो ये इस तरह का जो प्ले है ये एब्सर्ड थिएटर में आता है। इसको बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप
प्लेलेट का एक अच्छा एग्जाम्पल इसको मान सकते हैं, और प्लेलेट वो होता है जो सिंगल एक्ट प्ले होता है। नेक्स्ट है म्यूजिकल। ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर वैसे कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में तो है काफ़ी पॉपुलर, बट यूजुअली इसको हम लिटरेचर में नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि म्यूजिकल्स का जो बेसिक हमारा नॉलेज है, या जो हमारा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो म्यूजिक से आना चाहिए। तो म्यूजिकल प्लेस वो होते हैं जिनमें गानों की हेल्प ली जाती है। जैसे हमारे फिल्म्स में, बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा ये एक चीज़ की जाती है, म्यूजिकल प्लेस होते हैं, उनको म्यूजिकल प्लेस बोला सकता है, बिकॉज उसमें गाने होते हैं, बहुत सारे गाने होते हैं जिनकी हेल्प से आपको कभी मैसेज मिलता है कोई, या वो गाने उस स्क्रिप्ट को पूरा करने में हेल्प करते हैं। इन द सेंस कि अगर आपको गाने में कुछ स्पेशल नहीं भी पता चल रहा है उस प्लॉट के बारे में, तो भी आपको काफ़ी एलिमेंट्स पता चल जाएंगे कि गाने में अगर कुछ लोगों का मुंह बना हुआ है या कुछ इस तरह, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ठीक है, इसने ये डायलॉग बोले, या गाने के ये लिरिक्स हैं, ये वर्ड्स हैं गाने में, तो इसका मतलब ये होता है। ऑलराइट, तो म्यूजिकल में भी बहुत सारे, ब्रॉडवे म्यूजिकल्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे किसी भी नॉवेल को भी छोटा सा प्ले बना के उसका भी म्यूजिकल डेवलप किया जाता है। ये यूएस की बात बता रही हूँ मैं, ब्रॉडवे का नाम जब ले रही हूँ, वो बेसिकली एक थिएटर टाइप चीज है जहाँ पर प्लेज इन्वेंट और वो प्लेस बनाए जाते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको, एक्टर्स को पार्ट्स दिए जाते हैं, और बहुत ही पॉपुलर चीज़ है। तो एनीवे, म्यूजिकल इज लाइक आपके पढ़ने के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामा की। तो ड्रामा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? थीम, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, परफॉर्मेंस, एंड फिर हम देखते हैं स्टेज क्राफ्ट और लैंग्वेज एंड म्यूजिक। म्यूजिक में बताऊंगी म्यूजिक क्या है, इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें क्यों इंक्लूड किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामा में क्यों इंक्लूड किया। पहले इसको देखते हैं कि हम यहाँ थीम पे क्या बात करना चाहते हैं। थीम बेसिकली होता है कि हमारा जो प्ले है, हमारा जो ड्रामा है, वो किस चीज के बारे में है, हम क्या बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। हमने उसको मतलब एक ढांचा दिया होगा, हमने कुछ उसको कुछ सोच के वो प्ले लिखा गया होगा, तो प्ले क्या सोच के लिखा गया है, उसको उसकी बेसिक मतलब किस सोच से वो उत्पन्न हुआ है, इसको हम थीम कहते हैं। आपको जब कभी भी ये जानना हो कि किसी चीज की थीम क्या है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन अभी आते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टेट द थीम ऑफ द प्ले या स्टेट द थीम ऑफ द नॉवेल, तो क्या करते हैं, थीम में आप ये जानने की कोशिश करिए कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, ये राइटर ने लिखा क्यों है, उसको क्या लगा होगा अंदर कि उसने ये चीज लिख डाली या ये चीज डेवलप कर दी, ये लिटरेरी वर्क बन गया, क्यों हुआ ऐसा। जब आप ये क्यों का सवाल का जवाब पूछेंगे ना, तो आपको थीम मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं प्लॉट की। प्लॉट को हम क्या कह सकते हैं? प्लॉट हमारा सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होता है, हम किस समय पे क्या कर रहे हैं, किस समय पे क्या हो रहा है स्टोरी में, इसको हम प्लॉट कहते हैं। ठीक है, प्लॉट बेसिकली, अभी मैं प्लॉट को बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, प्लॉट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है, कितने मतलब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक प्लॉट को प्लॉट बनाती हैं, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी आपके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि थीम होता है क्या, कि राइटर ने क्या सोचा, क्या सोच के ये चीज लिखी। फिर होता है प्लॉट, जिसमें कि उसको ये पता रहे कि अच्छा हमने मतलब आपको ये दिखाई पड़ जाए कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो किस तरह से कोई भी लिटरेरी वर्क डेवलप करता है, एक बेसिक आपको कुछ नहीं पता है से, अच्छा ये इतना कुछ हो गया, अब यहाँ तक पहुंच गया, इसको प्लॉट कहा जाता है। फिर होता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्रामा, क्योंकि मैंने बताया था ड्रामा क्या होता है, जो हम परफॉर्म करते हैं, जो वहां परफॉर्म किया था उसको ड्रामा कहा जाता है, जो ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जा रहा है। तो उसमें कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? अब कौन सा कैरेक्टर आपने किस एक्टर को दिया है, ठीक है, क्या वो एक्टर उस कैरेक्टर को लिव अप कर पा रहा है या नहीं। अगर हमने किसी सीरियस इंसान को, जिसको कॉमेडी के बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि कैसे एक्टिंग की जाएगी, अगर हमने उसको डाल दिया कि आप ठीक है आप कॉमिक रोल करिए,
अब वो इंसान कॉमिक रोल कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो उस टाइप का एक्टर ही नहीं, उतना उसमें वैरायटी नहीं है उसकी एक्टिंग में कि वो कॉमिक रोल भी कर ले। तो फिर उसका जो पूरा प्ले है, जो पूरा ड्रामा है, हम देखेंगे कि उसमें कोई भी मजा नहीं आएगा। हम कहेंगे हम देख क्या रहे हो कि एक्टिंग खराब है। एक्टिंग नहीं खराब है, वहां पे कैरेक्टराइजेशन खराब है। कैरेक्टराइजेशन की बहुत ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे सामने वाला, मतलब आप जो लोग ऑलरेडी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं या जो ड्रामा को भी डायरेक्शन मिलता है, जैसे फिल्म में डायरेक्शन होता है, ड्रामा में भी डायरेक्शन होता है, तो कौन इसको डायरेक्ट कर रहा है, कौन इसका कैरेक्टर्स या कौन इसको देख रहा है कि कौन लोग इसे कौन से कैरेक्टर्स प्ले करेंगे, ये सब उनके देखने की चीज होती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और हम किस कैरेक्टर को किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये दो चीजें हैं। पहला है कि कौन एक्टिंग कर रहा है और दूसरा है कि हम उसको किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, ठीक। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये कि कौन किस तरह से एक्टिंग कर रहा है, ये भी मतलब कौन उसको एक्ट कर रहा है, ये कैसे, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाँ ठीक है, हमने तो चूज कर लिया कि हाँ ठीक है ये, अब वो लिखा कैसे गया है एक्ट। अगर हम किसी बहुत अच्छे एक्टर को ले लें जो हमें पता है कि कॉमिक रोल में बहुत अच्छा करता है यूजुअली, और हमने उसको डाले कि हाँ भाई ये कॉमिक रोल है, आपको हम देंगे, आप करिए, पर अगर हमने उसकी लाइंस अच्छी नहीं लिखी, अगर हमने उसको सही चीजें, बेसिक चीजें सही नहीं प्रोवाइड करी हैं, जैसे उसकी लाइंस हो सकती हैं, उसकी टाइमिंग हो सकती है कि मतलब कब उसको अपनी लाइन डिलीवर करनी है, कब क्या करना है, तो कैरेक्टराइजेशन फिर वहां पे खराब हो जाता है और इसके से पूरा ड्रामा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? परफॉर्मेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सम टोटल है इस सब चीज का। हमारा जो प्लॉट है, जो थीम है, जो कैरेक्टराइजेशन है, ये सारी चीजें प्लस स्टेज क्राफ्ट तो एक अलग चीज होगी। परफॉर्मेंस एक्टर्स की बात होती है, स्टेज क्राफ्ट स्टेज वालों को छोड़ देते हैं। लैंग्वेज भी थोड़ा हद तक इससे जुड़ी हुई होती है, ये पूरी चीज इससे जुड़ी हुई होती है। और म्यूजिक इतना ज्यादा नहीं, म्यूजिक भी जुड़ा हुआ होगा बट इतना ज्यादा नहीं, ये अलग चीज होती है। परफॉर्मेंस, अगर हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं भी हैं तो भी हम परफॉर्मेंस पे अपनी फोकस कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं इसको। बट परफॉर्मेंस को अगर हम इसका सम टोटल कह रहे हैं कि ये सारी चीजों का सम टोटल है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ओवरऑल हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन अच्छा हुआ है, प्लॉट अच्छा है, लेकिन जो इंसान उसको परफॉर्म कर रहा है, क्या वो उसकी तबीयत ठीक है, क्या वो सब खा पी के आया, ठीक से पेट भर के खाया उसने, या ऐसा तो नहीं कि उसने जो है बहुत परेशानी में रह रहा है और उसने तो फिर आके परफॉर्म कर दिया, तो वो चीज पूरी अच्छी तरीके से नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें हमें परफॉर्मेंस में देखनी होती है। फिर वो लैंग्वेज, जब डायलॉग डिलीवरी, जब परफॉर्मेंस की बात की जाती है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? ये होती है डायलॉग डिलीवरी। डायलॉग डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिस भी एक्टर को ले रहे हैं, क्या वो सही तरीके से उसको इनंसिएट कर रहा है, वर्ड को सही तरीके से मुंह खोल के बोल पा रहा है, क्या वो सही टाइम पे सही इमोशन के साथ, मतलब जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, जब कोई एक्टिंग कर रहा होता है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने सही एक्टर को ले लिया, आपने सही प्लॉट बना लिया, आपने सब अच्छा कर लिया, लैंग्वेज भी अच्छी रखी है आपने, स्क्रिप्ट की सब बहुत अच्छा रखा है, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छा ही है तो पूरा आपका ड्रामा खराब हो जाएगा। तो हर चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है ड्रामा, खास तौर से परफॉर्मेंस से। कुछ नहीं भी होगा बहुत हमारे पास तो भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। वो ओवरऑल होता है कि आप कैसे उस चीज को परफॉर्म कर रहे। कुछ एक्टर्स, हम आपको ही पता है, जो अभी, क्योंकि आजकल थिएटर का तो उतना फैशन रहा नहीं है, फिल्म्स का फैशन है, बट अगर आप देखें तो आपने सुना होगा रणदीप हुड्डा ने अपनी एक मूवी के लिए पूरी तरीके से वेट श्रेड किया था, बहुत ज्यादा इमेसिएटेड लुक देने के लिए उन्होंने बहुत बहुत वजन कम किया था अपना। तो ये परफॉर्मेंस की बात होती है कि आपने इतना ज्यादा उसमें जी जान लगा दिया कि आपका वो जो निखर के आता है वो आपको इस अच्छी स्क्रिप्ट से नहीं आ सकता, वो अच्छे स्टेज प्रॉप से नहीं आ सकता, वो अच्छी लाइटिंग से नहीं आ सकता, वो अच्छे कैरेक्टराइजेशन से थोड़ा बहुत आ सकता है, पर खास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कितना ज्यादा
सीरियसली ले रहे हैं ऑन स्टेज। ओके ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेज क्राफ्ट। स्टेज क्राफ्ट क्या होता है? सेटिंग, स्पेक्टिकल एंड डिस्क्रिप्शंस। अगर डिस्क्रिप्शंस की हम बात करें तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्लेज हमें देखने चाहिए या हमें सुनने पढ़ने चाहिए, बिकॉज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जिस तरह से डिस्क्राइब करते हैं दैट इज अमेजिंग। अगर आपने कभी उनका कोई प्ले पढ़ा हो, खासतौर से आर्म्स एंड द मैन की काफी पॉपुलर प्ले है, अगर आपने पढ़ा तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने हर एक छोटी चीज को डिस्क्राइब किया हुआ है। एक छोटा से छोटा सोफा कहाँ रहेगा, एक टेबल कहाँ रहेगी, उसका कलर क्या होगा, वो क्या फेडेड रहेगी कि अच्छा नया कलर रहेगा, हर एक चीज उनके स्टेज डिस्क्रिप्शंस अगर आप कभी पढ़ें तो आपको पता, अगर आपको उसको रिप्रोड्यूस करना हो, उस प्ले को अगर आपको रिप्रोड्यूस करना हो तो स्टेज डिस्क्रिप्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज बता सकते हैं, बशर्ते आप उनको वर्ड टू वर्ड फॉलो करते जाइए। अब उन्होंने एक जब आर्म्स एंड द मैन लिखा हुआ है उसमें डिस्क्रिप्शन में एक चीज बहुत खास डाली, वो ग्रीन ऑटोमन है, वो ऑटोमन का कलर भी उन्होंने अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, वो किस उसका है, किस पीरियड का है, किस एरा का है, किस देश से आया है, ये सब अगर आपको थोड़ा भी आपको मतलब हिस्ट्री पता है तो आप जान जाएंगे अच्छा वो वैसे दिखता है, इस तरह का दिख रहा होगा उसका कमरा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिस्क्रिप्शन में, डिपेंडिंग ऑन द प्ले। आप किस एज की बात कर रहे हैं, आप रेनेसां की बात कर रहे हैं कि आप मॉडर्न प्लेस की बात कर रहे हैं कि आप पोस्ट मॉडर्न प्लेस की बात कर रहे हैं, उस पर काफी हद तक डिपेंड करेगा कि आप डिस्क्रिप्शंस कैसे दे रहे हैं या कैसे दिए गए हैं। हम फिर बात करते हैं सेटिंग की। ओके, सेटिंग क्या होती है कि किस तरह से वहां पे लाइटिंग कहाँ पर है, या जो अगर चीजें रखी हुई है तो किस तरह से रखी हुई है, या आपका थिएटर जो है उसकी क्या सेटिंग है, ये सारी चीजें सेटिंग में आती है। कौन सा एक्टर किस वक्त स्टेज पे आएगा, किस समय, किस पार्ट पे, स्टेज के किस पार्ट पे रहेगा, ये सारी चीजें सेटिंग में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल होता है, स्पेक्टिकल यूजुअली स्पेक्ट से बना है, स्पेक्ट मतलब होता है देखना। ठीक है, स्पेक्टिकल हम चश्मे को भी कहते हैं। ऑलराइट, तो स्पेक्टिकल का मतलब होता है वो सारी चीजें जो हमें एस्थेटिकली दिख रही हैं, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई पड़ रही हैं। फिर वो कलर हो सकता है, वो कॉस्ट्यूम्स हो सकते हैं, वो लाइटिंग हो सकती है वहां की स्टेज की, प्लस स्टेज पे यूज किए जाने वाले सारे प्रॉप्स हो सकते हैं। जो कुछ भी आप वहां पे सेट करते हैं उसका क्या कलर हो रहा है, कितनी लाइट उसे पड़नी है, किस चीज पे फोकस होना है, किस चीज पे फोकस नहीं होना है, क्या होना है, ये सारी चीजें स्पेक्टिकल पे आती हैं। अब और ये स्पेक्टिकल में ये भी आ जाता है कि आपको अपने जो कैरेक्टर्स हैं वो किस एथनिसिटी के रखने हैं, क्या है, वो सारा कुछ स्पेक्टिकल में आएगा। किसको किस समय आपने कौन से प्रॉप्स दिए, किसने चश्मा लगाया, किसने नहीं लगाया है, किसने घाघरा चोली पहना है, किसने सूट पहना हुआ, ये सारी चीजें स्पेक्टिकल में आएगी। ओके, कॉस्ट्यूम्स, by that I meant costumes, colors, lights, सारी चीजें सब स्पेक्टिकल में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या होता है? लैंग्वेज में आपकी वर्ड चॉइस होती है। जो भी काम जो ड्रामेटिस्ट है, जो प्ले राइट है, उसका प्ले राइट कैसे लिखते हैं? सुनने में केवल RIGST लग रहा हो, बट ये W भी है यहाँ पे, प्ले राइट। प्ले राइट मतलब वो इंसान जो प्ले लिखता है, तो या कोई ड्रामा लिखता है, जो रचयिता होता है ड्रामा का। तो जो प्ले राइट है उसने कैसे वर्ड्स चूज किए हैं डिस्क्रिप्शंस के लिए, उसने कैसे वर्ड्स चूज किए हैं किसी के डायलॉग के लिए, जो भी कैरेक्टर्स उनके डायलॉग्स के लिए या उनके मोनोलॉग्स के लिए या उनके सॉलिलॉक्वी के लिए। अब इसमें उनकी स्टाइल भी हो सकती है, उनका एक स्ट्रक्चर भी होता है, रिदमिक है, नॉन रिदमिक है, जो डायलॉग्स हैं वो ब्लैंक वर्ड्स में है कि पोएटिक और ज्यादा रिदमिक पोएट्रिक फॉर्म है, या एकदम मोनोलॉग्स ज्यादा है उस प्ले में, या उसमें डायलॉग्स ज्यादा है। किस तरह का प्ले है ये डिपेंड करता है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसकी लैंग्वेज कैसी होगी। और लैंग्वेज बहुत ज्यादा थीम को
डिपिक्ट करती है कि आपकी थीम अगर कुछ एक अपने थीम लेके चला हुआ है, ऑफ कोर्स आपके दिमाग में कुछ है तभी आप प्ले लिख रहे हैं, बगैर किसी स्ट्रक्चर के आप प्ले नहीं लिख सकते हैं, तो उसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे म्यूजिक डाला हुआ, मैंने कहा था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आप किसी ड्रामा को कभी परफॉर्म होते हुए देखें, जैसे म्यूजिक हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है थ्रू एंशिएंट टाइम्स। कैसे? अगर आपने कभी नुक्कड़ नाटक देखा हो, तो नुक्कड़ नाटक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? वो जो डफली लेके बजाते हैं, जो बहुत जोर जोर का साउंड क्रिएट करते हैं ताकि आपकी अटेंशन मिल सके उन्हें, वो म्यूजिक होता है उसमें। ठीक है, म्यूजिक कुड बी एनी रेपिटेटिव साउंड दैट इज प्लीजिंग टू द ईयर्स, ऐसा कोई भी साउंड जो बार बार रिपीट हो रहा और जो कानों को अच्छा लगे सुनने में, कानों को खराब नहीं लगना चाहिए, कानों को अच्छा लगे सुनने में, ऐसे साउंड को हम म्यूजिक कहते हैं। ठीक, अब म्यूजिक जैसे शेक्सपियर के प्लेज में जो म्यूजिक, वैसे तो म्यूजिकल एलिमेंट नहीं बोला जाएगा उसको, नॉइज का एलिमेंट बोला जाएगा, बट वो म्यूजिक की कैटेगरी में हम इससे डाल देंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा नॉइज है जो वहां पे हमें नहीं चाहिए थी। तो उनकी म्यूजिक में क्या आएगा कि जब 3 विचेस आती हैं मैकबेथ में और खूब जोर से बिजली कड़कती है और एकदम से मैकबेथ रुक जाता है कि इतना ज्यादा कैसे अचानक हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या है, वो वाला म्यूजिक हो जाएगा उनके। या जब शुरुआत में ही जब 3 विचेस आ रही हैं और एकदम से खूब ज्यादा क्लाउड्स आए हुए हैं, खूब ज्यादा आवाज हो रही है, तो उस समय आप सोचिए जिस तरह के थिएटर्स थे कि एकदम ओपन एयर थिएटर्स हैं, हर तरफ से ऑडियंस बैठी है गोल बना के और सब लोग देख रहे हैं, तो उस समय उनका अटेंशन, भाई बात कर रहे हैं लगातार, वो लोग आपस में जो कुछ खाने पीने का लाए हैं तो वो एक्सचेंज करें, तो उनका अटेंशन एक साथ कैसे आए सबका अटेंशन, तो उसके लिए खूब जोर से हल्ला करो। यही चीज नुक्कड़ नाटक में भी होती है कि आप खूब जोर से हल्ला करके और उनका अटेंशन अपने ऑडियंस का अपनी ओर आकर्षित करते हैं उनको। तो म्यूजिक ये होता था पहले। अब क्या हो सकता है, जो ड्रामेटिक म्यूजिक प्ले किया जाता है म्यूजिकल्स में, तो मैंने आपको बताया कि म्यूजिकल्स में आप गाने का सहारा लेते हैं, आप लिरिक्स यूज करते हैं, उसके थ्रू आप अपनी स्टोरी पूरी कर रहे होते हैं। यहाँ पे म्यूजिक आपको ड्रामेटिक एलिमेंट देने के लिए बात कर रही हूँ मैं। जैसे ड्रामेटिक एलिमेंट कैसे कि अगर किसी ने आजकल की ये जो फिल्म्स वगैरह आती हैं तो देखा हो, जब अगर हम कभी नोटिस करिए आप कि जब कभी ऐसा कोई सीन आता है जहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत दुख में है, तो कैसा म्यूजिक पीछे प्ले होता है, जो एकदम बिल्कुल धीमा सा म्यूजिक होता है, एकदम बेस उस पे कि बहुत दुख और धीमा एकदम जो सैड म्यूजिक होता है वो प्ले हो रहा होता है। जब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है तो कुछ अच्छा सा म्यूजिक प्ले हो रहा होता है जो फास्ट होता है, स्लो नहीं होता है बिल्कुल, और मतलब बहुत ज्यादा वो खुशी दिखा रहा होता है अपने आप। आपके मन में कैसे इमोशंस आते हैं कि हाँ ये सब तो खुश हो रहे हैं, तो वो म्यूजिक से वो इमोशंस को एम्पलीफाई कर दिया, तो उनको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ओके। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामा दिख गए। ये आपके हैं थीम, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, परफॉर्मेंस, देन स्टेज क्राफ्ट, लैंग्वेज एंड ऑल्सो म्यूजिक। ओके, नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, मैंने प्रोज की बात की थी, तो वी विल रीड अबाउट प्रोज नाउ। मैंने प्रोज के टाइप्स लिखे हुए हैं, मैंने वहां पे भी लिखे थे, मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं। नॉन फिक्शनल होता है, फिक्शनल होता है, हीरोइक प्रोज होता है, प्रोज पोइट्री होता है। ओके, नाउ नॉन फिक्शनल प्रोज कैसा होता है? नॉन फिक्शनल में हम वो सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं जिनमें कोई मतलब सिर्फ तथ्य हैं, जो फैक्ट्स होते हैं वो हम नॉन फिक्शनल में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की, अपने जर्नल्स की, इस तरह के एग्जाम्पल्स जहां पे आते हैं वो नॉन फिक्शनल प्रोज है। प्रोज कैसी चीज है? प्रोज लैटिन वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है हमारा नॉर्मल बोलचाल की भाषा। ठीक है, ओके। प्रोजा ओरेशिया कहा जाता है इसको, प्रोजा ओरेशिया, जिसका मतलब है नॉर्मल बोलचाल की भाषा। एंड नॉन फिक्शनल में हम फैक्ट्स लिखते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अगर आपको लिटरली एग्जाम्पल देखना हो तो आप एन फ्रैंक की डायरी देख सकते हैं।
एन फ्रैंक की डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ओके, ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा एग्जाम्पल है नॉन फिक्शनल प्रोज का, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे से जर्नलिंग, पूरी डायरी में और कुछ नहीं है, एक टीनेज लड़की की जर्नलिंग की स्टोरी है कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नेदरलैंड्स में जब नाजीज ने कब्जा कर लिया था, तो उस समय वो अपने फैमिली के साथ छुपी हुई थी, और उस वक्त उन्होंने अपनी ये जर्नल जैसे लिखा और वो पब्लिश हो गई, और पब्लिश होने के बाद आज वो बहुत पॉपुलर एक मतलब लिटरेरी वर्क है, इसको पढ़ना चाहिए। एंड सेकेंडली ये नॉन फिक्शनल वर्ड प्रोज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर नॉन फिक्शनल प्रोज में हम बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, मैगजीन आर्टिकल, जो भी चीज़ें फैक्चुअल है, जो चीज़ें मनगढ़ंत नहीं है, उनको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर बात आती है फिक्शनल प्रोज की। फिक्शनल प्रोज बहुत ही ज़्यादा कॉमन टाइप का प्रोज है, इसमें हमारी सारी नॉवेल्स आ जाती हैं, जितनी भी नॉवेल्स हम पढ़ रहे हैं वो सारी नॉवेल्स फिक्शनल में है। फिक्शन मतलब होता है मिथ जैसी चीज़ या मिथ्या रही चीज़ जो कि सच नहीं है, जो मनगढ़ंत है, तो फिक्शन वहाँ से आया। हाँ, फिक्शन और नॉवेल क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका भी एक थोड़ा सा डिस्कशन मैं कर सकती हूँ आप लोगों के साथ, कि फिक्शन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो ये बता रहा होता है, फिक्शन या कोई भी लिटरेरी वर्क जब लिखा जाता है, तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि वो बेसिकली हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। हमने अभी तक ड्रामा पढ़ा, ऑलराइट, बट ड्रामा के बाद भी अगर हम प्रोज पढ़े, तो मैंने आपको एग्जाम्पल में एन फ्रैंक की डायरी दी है एग्जाम्पल में पढ़ने के लिए। तो इट इज़ वाई बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द एस्पेक्ट कि यहाँ पर आप ये देखेंगे कि उसने किस वक्त ये डायरी लिखी, किस वक्त इसको जर्नल किया। वो ऑलरेडी वहाँ पे बॉम्ब्स गिर रहे थे, उसके आसपास जान जाने का खतरा था, बट उस समय भी उसने अपने इमोशंस को कागज़ पे उकेरा, उसको कागज़ पे उतारा। तो ये चीज़ इमोशन से रिलेटेड है। तो जब हम नॉन फिक्शनल भी लिख रहे हैं, तो अगर हम न्यूज़पेपर में कोई चीज़ लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं? न्यूज़पेपर पे जो लोग लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं? वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वो चीज़ें असर करती हैं, वो चीज़ें नॉर्मल पब्लिक को असर कर रही हैं, चीज़ें उनको जो लिख रहा है उसको खुद भी असर कर रही हैं। उसी तरह फिक्शन भी होता है। ओके, फिक्शन में भी आप जो भी चीज़ लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर रही होती है, कहीं ना कहीं आपको इमोशनली वो मूव कर रही होती है, इसलिए हम फिक्शनल चीज़ें भी लिखते हैं। तो फिक्शन में बहुत सारे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। इसमें हेनरी जेम्स का नाम बहुत अच्छा फिक्शनल राइटर थे, वो हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स अच्छे फिक्शनल राइटर हैं, इनका आप एग्जाम मतलब इनके नॉवेल्स आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत उस टाइम जिस टाइम पे थे, ये उस टाइम का बहुत अच्छा इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे क्या हो रहा है। प्रोज अब आता है नेक्स्ट हीरोइक प्रोज। हीरोइक प्रोज बहुत ही ऐसी चीज़ है जो लेजेंड जैसा होता है। जैसे हमारे यहाँ अगर हम बात करें हीरोइक प्रोज में, अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ जो आपके लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होगा, दैट वुड बी आल्हा ऊदल कहानियाँ, अगर आपने कभी सुनी हो या पढ़ी हो। वो ऐसे लोग थे जिनको आपने देखा नहीं है, वो किंवदंती जैसे सुनाई पड़ते हैं कि कभी थे वो, उनके एग्जिस्टेंस का और ना एग्जिस्टेंस ना होने का और एग्जिस्टेंस होने का उनके कुछ कहीं पे एग्जैक्ट कोई तथ्य नहीं है, कहीं फैक्ट्स नहीं पाए गए। तो वो हीरोइक प्रोज, उनके बारे में जो उनकी शक्ति को, उनका जो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा गया कि बड़े शक्तिशाली थे ऐसे वैसे, वो सारा जो है कैसा है, हीरोइक प्रोज जैसा है, जहाँ पे आप किसी एक ऐसे हीरो के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसको जो लेजेंड बन चुका है या जो किंवदंती बन चुका है। फिर हम प्रोज पोएट्री की बात करते हैं जो कि एक लिटरेरी हाइब्रिड है। लिटरेरी हाइब्रिड कैसे, इसमें प्रोज भी है और इसमें पोएट्री भी है। ये ऐसी पोइट्री है जिसको प्रोज फॉर्म में या ऐसा प्रोज जिसको पोइट्री फॉर्म में लिखा जाता है। तो ऐसा प्रोज जिसको पोइट्री फॉर्म में लिखा जाए वो थोड़ा सा ज़्यादा फ्लावरी होगा, ज़्यादा उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ती हुई होगी। तो ऐसी लिटरेरी वर्क्स को हम प्रोज पोइट्री कहते हैं। लेट्स नॉट गेट टू मच इनटू दिस एंड वी विल जस्ट डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ फिक्शन। ये इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स, बट इसमें नॉन फिक्शनल एंड फिक्शनल ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ ऑल द फोर दीज टू आर मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इनमें से क्वेश्चंस भी आएंगे एंड यू विल हैव टू नो कि नॉन फिक्शनल कौन सा है और फिक्शनल कौन सा है। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ फिक्शन। ऑलराइट, कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ फिक्शन या फीचर्स जो होते हैं फिक्शन के। फिक्शन मतलब मैंने बताया, फिक्शन मतलब ऐसे जो मिथ्या हो या जो मनगढ़ंत चीज हो। ऑलराइट, इसमें कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस है। आप कभी भी कोई भी नॉवेल पढ़ेंगे, आप चाहे प्रेमचंद की नॉवेल पढ़ रहे हो, चाहे आप वर्जीनिया वुल्फ की नॉवेल पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी की भी नॉवेल पढ़ रहे हैं, हेनरी जेम्स की नॉवेल पढ़ रहे हैं, या और ज़्यादा पॉपुलर इधर पाउलो कोएल्हो की नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपके पास कैरेक्टर कौन, कैरेक्टर में जो क्वेश्चन होगा, ये किस क्वेश्चन का आंसर देगा, ये आंसर करेगा ठीक, कौन था, कौन या कौन है, वो कैरेक्टर में आएगा कि ये इंसान, जैसे हमने बोला आपसे कि आप किसी भी कैरेक्टर का नाम ले लीजिए और आप बोले कि हाँ ये कौन है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी फिक्शन पढ़ रहे होते हैं, कोई भी नॉवेल पढ़ रहे होते हैं, उसको अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कैरेक्टर है, और प्लस इसका, इस एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट कि कैरेक्टर कौन है। सेकंड हमारा प्लॉट हो गया। प्लॉट आंसर कर रहा है व्हाट का, क्या हो रहा है इस नॉवेल में, इस कहानी में क्या हो रहा है, कि जब आप ढूंढेंगे तो आपको किसका जवाब क्या मिलेगा, प्लॉट मिलेगा कि ये हो रहा है, फिर ये हुआ है, फिर इसके बाद ये होगा, फिर ये हुआ, तब ये हुआ। ठीक, तो क्या का जवाब जब आप ढूंढेंगे तो आपको प्लॉट मिल जाएगा। सेटिंग, कहां पे हो रहा है या फिर कब हो रहा है, कोई भी चीज कहां पे हो रही है, कब हो रही है। जो मैंने सीन्स के बारे में बताया था ड्रामा में कि कहां पे हो रहा है, टाइम और प्लेस, इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है ड्रामा कि उसमें सीन्स कौन कौन से होंगे। तो ये जो है आपका उस पे होगा कि वेयर एंड व्हेन वाला क्वेश्चन। ये जो सेटिंग मैं बता रही हूँ यहाँ पे फिक्शन के लिए, ये सेम चीज सीन्स में आ जाएगी। ठीक है, फिर वेयर एंड व्हेन की बात करते हैं। सेटिंग वेयर एंड व्हेन पे हो जाएगी। वेयर मतलब प्लेस एंड व्हेन मतलब टाइम। ठीक, प्लेस एंड टाइम, ये आपकी सेटिंग हो जाएगी। आपकी सेटिंग में जरूरी नहीं है कि आपको टाइम बताया जाए, या ये जरूरी नहीं है कि आपको प्लेस बताई जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जेके रोलिंग की हैरी पॉटर में आपको कहीं पे भी प्लेस नहीं बताई गई कि कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, टाइम प्लेस नहीं बताया गया, ये आपके खुद के जानने का। बाद में जेके रोलिंग ने हाँ क्लियर किया कि ये कहाँ पे हो सकता है वाली बात क्लियर करी, बट ये तभी भी नहीं क्लियर है कि कहाँ हुआ ये, जैसे कि दुनिया के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में हो रहा है ऐसा नहीं। बट ज़्यादातर नॉवेल्स में, ज़्यादातर फिक्शनल जो अकाउंट्स होते हैं उसमें ये चीज़ बताई जाती है कि ये कहाँ पर हो रहा था या कब हो रहा था। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट है आपका थीम। तो थीम आंसर करता है क्वेश्चन थीम आपका आंसर करता है क्वेश्चन वाई। जब आप पूछेंगे क्यों लिखा गया, अभी मैंने बताया ना ड्रामा के लिए थीम होती है तो आप क्यों पूछते हैं कि क्यों लिखा जा रहा है। जब आप क्यों पूछ रहे हो तो आपको थीम मिल जाएगी, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे पोएट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप ड्रामा पढ़ रहे हो, चाहे आप प्रोज पढ़ रहे हो, बहुत आसान है। थीम जानिए, आप पूछो क्यों लिखा गया ये, क्यों राइटर ने अगर लिखा तो उसके मन में लिखने का ख्याल क्यों आया। जब आप क्यों पूछ लेते हो, वाई पूछ लेते हो, तो आपको क्या मिल जाती है, थीम। ऑलराइट, ये थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को कि स्टाइल क्या होती है, राइटर की स्टाइल क्या है, इस जो ये वर्क लिखा हुआ है इसकी स्टाइल क्या है।
तो वो कैसे लिखा गया है? क्या उसको कैजुअल राइटिंग में लिखा गया है? क्या उसे तो बहुत फॉर्मल तरीके से लिखा गया है? क्या ये डायलॉजिक फॉर्म में है जहाँ पे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, या ये फिर ऐसा है कि जहाँ पे एक नरेटर है और वो सारी कहानी बताया जा रहा है, बाकी लोग केवल उसमें कठपुतली जैसे हैं कि हाँ ठीक है एक जन है जो सब कुछ बता रहे हैं, बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं वो उनके ऊपर है, या वो अपने हिसाब से करते जा रहे हैं। मतलब स्टाइल आपको ये बता देता है कि किस तरीके से उस प्ले को आप परफॉर्म कर सकते हैं या किस तरीके से उस फिक्शन को बताया सकता है। जैसे स्टाइल अगर हम पोइट्री में बोले तो स्टाइल अलग तरह की हो सकती है, जैसे वो न्यू क्लासिकल एज की है तो अब उसमें रिदमिक मीटर कैसा है, राइम कैसी है, राइमिंग है नहीं है, ये सब चीज़ें वहाँ पे आएंगी पोइट्री में स्टाइल में। जो हम ड्रामा में स्टाइल की बात कर रहे हैं तो हम वही देख रहे हैं कि मतलब ये कैसा है, इसमें भी लाइक लाइंस जो डायलॉग्स हैं उनकी क्या स्टाइल है, या जो लाइंस जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो कैसे हैं। अब जब हम फिक्शन में बात करते हैं स्टाइल की तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, ड्रामा और पोइट्री से इधर इसमें बहुत सारी चीज़। आप फिक्शन में भी किसके डायलॉग्स कैसे हैं, जैसे ये ड्रामा में भी देखा जा सकता है, जैसे शेक्सपियर का एग्जाम्पल दिया जाए तो सोशल क्लास वो डिस्टिंग्विश कर देते थे सिर्फ डायलॉग्स के बेसिस पे। अगर ब्लैंक वर्स में और अच्छे इस तरह से लिखा हुआ है तो वो आपका किसी हाई क्लास या नोबल का लैंग्वेज हो जाएगी, किसी राजा का बेटा या राजा खुद अगर बोलेगा तो वो थोड़ा सा ब्लैंक वर्स में बोलेगा, पोएटिक फॉर्म में बोलेगा उसी चीज को। लेकिन अगर वही चीज किसी सोशल हायरार्की में अगर किसी लोअर क्लास के पास आ जाएगी बोलने के लिए शेक्सपियर प्लेज में तो एक्सक्यूज मी, तो वो कैसे बोलेगा उसे, वो उसे नॉर्मल प्रोज में बोलेगा, जैसे हम बोलचाल की भाषा में जिससे हम आम भाषा में बात करते हैं उस तरह से होगा उसका। ठीक है, तो स्टाइल हाउ का जवाब देती है। आप इसको थोड़ा सा अभी मैं और इसको समझाऊंगी। लेट्स रिवाइज दिस वंस एंड लेट्स गेट ओवर विद द क्लास। ओके, लेट मी डू दिस। तो मैंने यहाँ पे ये बताया था कि पोइट्री मैंने पहले ही पढ़ाया था कि नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, लिरिकल काइंड्स की हो सकती है, टाइप्स की हो सकती है। एंड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोल रही हूँ बार बार, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि पोइट्री पहले भी लिखी जाती थी, लैटिन में भी लिखी गई है, ग्रीक में भी लिखी गई है। बट जब मैं फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पे जॉफ्री चौसर की बात कर रही हूँ। ऑलराइट, फिर मैं ड्रामा में मैंने बताया था कि ड्रामा के टाइप्स में ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रैजिक कॉमेडी, मेलोड्रामा आता है। एंड ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, बट इनके अलावा भी और टाइप्स हैं ड्रामा के। ऑलराइट, फिर मैंने बोला था कि शेक्सपियर वाज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ड्रामा पहले भी लिखे जाते थे बट शेक्सपियर वाज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश में भी लिखे जाते थे बट उसके बावजूद शेक्सपियर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, जिस तरह से ड्रामा को पूरा एक फॉर्म दिया, वो फॉर्म और कोई नहीं दे पाया था, इसलिए ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। प्रोज की बात करें तो मैंने ये बताया कि नॉन फिक्शनल और फिक्शनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी हीरोइक प्रोज एंड प्रोज पोएट्री इक्वली इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी, बट ये 2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो हमें नॉन फिक्शनल, फिक्शनल पता होना चाहिए। हीरोइक एंड प्रोज पोएट्री आर लाइक they will be discussed further when I find more questions about this. And Tyndale or William Tyndale was the father of English prose. Okay, this is important. चौसर को एक और पॉइंट था मैंने जो मिस किया है कि चौसर was called the father of English poetry. Why? Because चौसर के पहले जब भी पोएट्री लिखी जाती थी तो वो या तो लैटिन में लिखी जाती थी, या तो ग्रीक में लिखी जाती थी, या तो फ्रेंच में लिखी जाती थी। तो चौसर ने उसको जब इंग्लिश में, जब वर्नाक्युलर में लेकर आए, क्योंकि लैटिन, ग्रीक ये सब जो भाषाएं थी ये बहुत एलीट क्लास के लिए थी, जो बहुत पढ़े लिखे होते थे सोसाइटी के, उनके लिए होती नहीं। तो ये इतना मतलब ऑब्वियसली ये सबके लिए पढ़ने के योग्य, मतलब सब उसको पढ़ने के योग्य नहीं थे। तो चौसर ने क्या किया, उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए उसको आम जनता की भाषा में लिख दिया। इसलिए चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोला जाता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज पोएट्री वाज द फर्स्ट एंड द इनिशियल फॉर्म ऑफ लिटरेचर एवर। ऑलराइट, सो ये है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था
कितने टाइप्स के होते हैं, उसका क्या डिस्क्रिप्शन होता है, उसके एग्जाम्पल मैंने बोला था कि 5 एक्ट्स हैं, तो मैं एक्ट्स और ये सारे प्लॉट्स क्या होते हैं मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी इन फर्दर क्लासेस। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामा में मैंने बताया था कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, परफॉर्मेंस कैसे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, बिकॉज इट इज़ अ सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, थीम, प्लॉट, सीक्वेंस। अगर आपको थीम पता है तो भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू परफॉर्म। ओके, लैंग्वेज, सेटिंग, स्टेज, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, हीरोइक प्रोज, पोएट्री प्रोज थोड़ा डिस्कस किया था, बट फिक्शनल, नॉन फिक्शनल के लिए आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी स्पून फेड टू यू। सारी चीज़ें मैं हलवे की तरह नहीं खिला सकती हूँ। फिर मैंने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ फिक्शन में, तो उसमें किसका जवाब आपके किस सवाल का जवाब कर रहे हैं अपने टेक्स्ट से, तो उसको क्या जवाब, जो जवाब मिल रहा है वो क्या बन जा रहा है। अगर आप वाई का जवाब आपको मिल रहा है तो आपको थीम मिल रही है, अगर आपको व्हाट का जवाब मिल रहा है तो आपको प्लॉट मिल रहा है। इस तरह से आप देखिए और आपको इस तरह से कोई भी लिटरेरी पीस पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। ऑलराइट, now it's time for me to take leave. All of you take care of yourselves. Bye bye. See you in the next class.